जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। हम देख रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि यूजीसी नेट का यूनिट सेकंड है और हमारा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सेकंड पेपर का जो है फर्स्ट यूनिट से जुड़ा हुआ है। तो आज देखने वाले हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सोशियोलॉजी के क्विज कराए जाते हैं 9 AM और 9 PM पर। तो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि निदानात्मक शोध को निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। प्रथम चरण परिकल्पना का निर्माण और उसी के आधार पर अध्ययन का संचालन, सही है। दूसरा चरण सामाजिक व्यवस्था व सामाजिक संबंधों से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं को तत्काल दूर करने या उपचार की खोज से संबंध होता है, यह भी सही है। अगला है सामाजिक ढंग से समस्या के कारणों का सही रूप से पता करने का प्रयत्न किया जाता है। तो सामाजिक ढंग से नहीं, वैज्ञानिक ढंग से होगा यहाँ पे। कौन सा? वैज्ञानिक ढंग से। तो यहाँ राइट आएगा सी, नहीं है। बाकी दो दोनों पहले और दूसरे हैं वह निदानात्मक शोध या डायग्नोस्टिक रिसर्च की जो है विशेषता। अगला है सही जोड़े बनाइए दिए गए कूटों के अनुसार। तो पहला है डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च। तो डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च की जो बात करते हैं वह एक ऑफ करते हैं। डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च की बात एक ऑफ करते हैं। उसके बाद रिसर्च डिजाइन इन सोशल रिलेशंस की बात करते हैं, चौहोदा और कुक। अन्वेषणात्मक वर्णनात्मक नियतनात्मक परीक्षण की बात जो है टाइप ऑफ अनुसंधान है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन सोशल रिसर्च की जो बात की है वह चैपलिन ने की है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च जो है एक ऑफ है। रिसर्च डिजाइन इन सोशल रिलेशन जहोदा और कुक है। अन्वेषणात्मक वर्णनात्मक तथा परीक्षणात्मक जो है यह सब अनुसंधान के प्रकार हैं, या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन सोशल रिसर्च हमारा चैपलिन से संबंधित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है, यह कथन हमारे अध्ययन विषय की कहलाएगी। प्रकल्पना, अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची। तो निर्धनता ही बढ़ती अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है, यह प्रकल्पना है। अगला प्रश्न है प्रकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। यह परिभाषा किन विद्वानों ने दी है? गुडे एवं हार्ट ने, मैकाइबर एवं पेज ने, लुंडबर्ग व बुगार्च ने, गिलिंग एंड गिलिंग ने। तो यह राइट आंसर हो जाएगा। गुडे और हार्ट हैं जिन्होंने कहा कि प्रकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी के रूप में कार्य करती है। अगला है प्रकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? पीबी यंग, लुंडबर्ग, जोचर। तो यह लुंडबर्ग है। तो डिफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ज़्यादातर इसमें डिफिनेशन ही पूछा जाता है या तो विशेषता पूछी जाएगी। अगला है यह परिभाषा किस विद्वान की है कि प्रकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। गुडे एवं हार्ट, मैकाइबर एवं पेज, मजूमदार, या इनमें से कोई नहीं।
तो यह जो डिफिनेशन है यह गुड एवं हार्ट की है कि प्रकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। अगला है, प्रकल्पना की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी कि एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनाता है वह कार्यवाहक प्रकल्पना माना जाता है। पीवी यंग, बोगार्ट्स, लुंडबर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पीवी यंग हो जाएंगे। डिफिनेशन ज़्यादातर 3 लोगों की पूछी जाती है, लुंडबर्ग, गुडे एवं हार्ट और पीवी यंग की। अगला है, प्रकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है। यह कथन किसका है? बोगार्ट, हार्ट व हंट, पीटर ब्लाउ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बोगार्ट्स होगा। अगला है, किसके अनुसार प्रकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है? प्रकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्रभु, पीवी यंग, पीएच मन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पीएच मन। अगला है, प्रकल्पना की कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो प्रकल्पना में स्पष्टता होनी चाहिए, सुनिश्चितता होनी चाहिए, विशिष्टता भी होनी चाहिए, अर्थात उपर्युक्त सभी हो जाएगा आंसर। अगला है, गुडे व हार्ट ने प्रकल्पना के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 3, 2, 4, 5। तो गुडे और हार्ट प्रकल्पना के 3 प्रकारों की बात करते हैं। अगला है, यदि कोई आवृत्ति विवरण किसी व्यक्ति की सेवा योजना के दिनों की संख्या में दिया जाए तो दैनिक स्थिति की संकल्पना द्वारा बेरोजगारी की दर प्राप्त की जाती है। 1 से वितरण का माध्य घटाकर, 7 से माध्य घटाकर, 7 से माध्य घटाकर 100 से गुणा करके, या 1 से माध्य का सप्तांश घटाकर परिणाम को 100 से गुणा करके। तो जब हमें आवृत्ति निकाला जाता है तो 1 में से माध्य का सप्तांश घटाकर परिमाणी 100 से गुणा किया जाता है। अगला है, कल्पना कीजिए एक विद्यालय के प्रधानाचार्य अपने यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की, जिनकी संख्या 649 है, औसत ऊंचाई जानना चाहते हैं। तो उसे ज्ञात है कि यदि वह किसी अध्यापक से भी सभी विद्यार्थियों की लंबाई मापने को कहें तो यह 1 से अधिक समय लेने वाला कार्य होगा। ऐसी स्थिति में यदि कोई वह ऐसी पद्धति निकालने की युक्ति करते हैं जिससे उनमें केवल एक ही विद्यार्थी की लंबाई मापनी पड़े तो वह निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपना सकते हैं? माध्य और बहुलक, माध्य और माध्यिका, बहुलक या माध्य। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बहुलक। एक ही लंबाई के बहुसंख्यक लड़कों को लेकर एक ऊंचाई की, औसत ऊंचाई की गणना की जा सकती है। अगला है, यदि किसी चर के सभी मान किसी निर्दिष्ट संख्या द्वारा गुणा किया जाए तो निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? माध्य पर, माध्यिका पर, परिचर पर, विस्तारण या गुणांक पर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विस्तारण का गुणांक जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है, प्रकीर्णन की गणना नहीं की जा सकती समानांतर माध्य के संबंध में, माध्यिका के संबंध में, बहुलक के संबंध में, ज्यामितीय माध्य के संबंध में। तो प्रकीर्णन की गणना ज्यामितीय माध्य के संबंध में नहीं की जा सकती है। अगला है, उच्च मूल्य सूचकांक जिसमें आधार वर्ष का परिणाम भारिता के रूप में उपयोग होता है उसे कहते हैं पाश्चर्य सूचकांक, लास्पेयर सूचकांक, फिशर आदर्श का सूचकांक या थोक कीमत सूचकांक। तो मूल्य सूचकांक जिसके आधार वर्ष के परिणाम का भारिता ज्ञात किया जाता है या उपयोग किया जाता है वो उसे पाश्चर्य सूचकांक कहा जाता है। अवलोकनीय में विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? विस्तृत अवलोकन योजना, अनुसूची का प्रयोग, प्रकल्पना का निर्माण या सभी। तो अवलोकन में विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए इन सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकीय विद इंग्लैंड एवं वेल्स के एंग्लिकन गिरजाघरों में 1886 से
11 के बीच विवाहों तथा उसी काल के मानकीकृत मृत्यु दरों के अनुपात में 0.95 का उन्नत सहसंबंध पाया। यूल ने उसे निरर्थक सहसंबंध की संज्ञा दी, क्योंकि ये दोनों घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये दोनों घटनाएं सिद्धांत संबंधित नहीं हैं। मृत्यु दरों का आवश्यक रूप से मानवीकरण किया गया है या अन्य गिरजाघरों का समावेश नहीं किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों घटनाएं आपस में जो है संबंधित या रिलेटेड नहीं है। जहाँ हम एक जगह देख रहे हैं कि विवाह हो रहा है, दूसरी जगह मृत्यु हो रहा है, यहाँ पे कोई कारण प्रभाव की बात नहीं हो रही है, किस कारण से मृत्यु हो रहा है, दो अलग अलग घटनाओं की चर्चा हो रही है। इस कारण यह दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यदि चरों के बीच सहसंबंध गुणांक आर हो तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा? जब चरों के बीच गुणांक आर हो तो वह -1 से बड़ा होना चाहिए और +1 से छोटा होना चाहिए। अर्थात -1 और +1 के बीच में होना चाहिए जो सहसंबंध गुणांक होगा। अगला है निम्नलिखित मापों पर विचार कीजिए। सहसंबंध गुणांक, सप्रसरण गुणांक, विचरण गुणांक, सूचकांक गुणांक। तो इनमें से कौन सी मुक्त इकाई यूनिट फ्री है? सहसंबंध गुणांक अर्थात कोरिलेशन कोएफिशिएंट, विचरण गुणांक और सूचकांक गुणांक को यहाँ इकाई मुक्त या यूनिट फ्री गुणांक माना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित सांख्यिकी मापों स्टैटिकल मेजर्स में कौन सा एक संपूर्ण प्रेक्षणों पर आधारित है? चतुर्थक विचलन, हरात्मक माध्य, परिसर, बहुलक। तो सांख्यिकी मापों में इसमें से जो परीक्षण या संपूर्ण प्रेक्षणों पर आधारित होता है वह हरासात्मक माध्य होता है, हार्मोनिक मीन। अगला है यदि चर वेरिएबल x का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन यस हो तो यदि y बराबर a + bx हो तो जहाँ a और b चर हैं तो y का मानक विचलन होगा, तो y का मानक विचलन होगा bs। दूसरे चर से जो है स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस एक अभिकलन का संचयी बारंबारता वक्र होता है? ज्यामिति माध्य का, हरासात्मक माध्य का, बहुलक का, माध्यिका का। तो माध्यिका का जो है अभिकलन संचयी बारंबार वक्र होता है। अगला है यदि चर x के 10 मानों के किसी समुच्चय या सेट में न्यूनतम 5 को बदलकर 4 कर दिया जाए तो x के माध्यिका और बहुलक दोनों घट जाएंगे। माध्यिका घटेगी परंतु बहुलक अपरिवर्तित रहेगा। माध्यिका अपरिवर्तित रहेगी परंतु बहुलक घटेगा। न माध्यिका और न ही बहुलक में परिवर्तन होगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा न माध्यिका और न ही बहुलक में परिवर्तन होगा। अगला है निम्नलिखित सांख्यिकी मापों में कौन सी एक अत्यधिक बड़ी एवं छोटी संख्याओं से प्रभावित नहीं है? माध्यिका, हरासात्मक माध्य, मानक विचलन या विचरण। तो माध्यिका जो होगी वह अत्यधिक बड़ी या छोटी संख्याओं से प्रभावित नहीं होगी। कैसी भी संख्या रहेगी उसका माध्यिका उसी के आधार पर आएगा। x y दो चरों का निम्नलिखित विवरण दिया गया है तो y का मानक विचलन होगा। तो x का 1 2 3 4 5 दिया है, y का 3 4 5 6 7 दिया है, तो इनका मानक विचलन पूछा गया है। तो
यक्स का मानक विचलन ए के बराबर होगा। यक्स का मानक विचलन 1 का 2 गुना होगा। एक्स का मानक विचलन 1 से 2 अधिक होगा। यक्स का मानक विचलन y से माइनस होगा। तो यक्स का मानक विचलन जो है y के मानक विचलन के बराबर होगा। अगला है विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है जब वह विचलन बहुलक से लिया गया हो, माध्यिका से लिया गया हो, अंकगणितीय माध्य से लिया गया हो, ज्यामितीय माध्य से लिया गया हो। तो यहाँ होगा अंकगणितीय माध्य से लिया गया विचलन जो होता है उसके विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। 6 संख्याओं 3 3 3 5 5 5 का मानक विचलन है 1 4 0 प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि मापन की इकाई नहीं दी गई है। तो दोनों का जो है मानक विचलन यहाँ पे जो माना गया है वह 0 माना गया है। अगला है यदि प्रतिदर्श आंकड़ों के लिए माध्य माध्यिका बहुलक तो वितरण होगा दाहिनी ओर विषम, सममित या बाईं ओर विषम, न तो सममित और न ही विषम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि यदि जो आंकड़े हमारे पास प्रतिदर्श हैं उनमें माध्य जो है माध्यिका से बड़ा हो, माध्य जो है माध्यिका से छोटा हो और माध्यिका बहुलक से जब छोटा होगा तो जो कर्व होगा वह बाईं ओर विषम होगा। जैसे माध्य हमारा आ गया 25, माध्यिका हमारा 30 आ रहा है, बहुलक हमारा 35 आ रहा है। जब इतना ज़्यादा अंतर रहेगा जो कर्व रहेगा वो हमारा बाईं ओर विषम की ओर घूमेगा अर्थात नकारात्मक रहेगा। अगला है यदि x बराबर 9u/3 और y बराबर v-4 तथा u और v के मध्य सहसंबंध गुणांक 0.13 है तो x y के बीच के सहसंबंध गुणांक होंगे। -0.093 या -0.93 व्युत्पन्न उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जो x और y के बीच का सहसंबंध गुणांक होगा वह 0.093 होगा। अगला है निम्न में से कौन से अनिश्चित माध्य हैं? बहुलक है, माध्यिका है, गुणोत्तर माध्य है या ह्रासात्मक माध्य है? यहाँ पे पूछा अनिश्चित माध्य। तो अनिश्चित माध्य जो होता है वह बहुलक का होता है, कारण बहुलक में जो संख्या अधिक होगी उसके आधार पर माध्य निकलता है। अगला है बहुलक निर्धारक का एक तरीका है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। मोड बराबर 2 मीडियन माइनस 3 मीन, मोड बराबर 2 मीडियम प्लस 3 मीन, मोड बराबर 3 मीडियन और 2 मीन, मोड बराबर 3 मीडियन 2 मीन। तो यहाँ जो राइट होगा कि बहुलक के बराबर हो जाएगा हमारा 3 माध्यिका और -2 माध्य। तो हमारा राइट आंसर सी होगा। बहुलक का निर्धारण का एक तरीका या सूत्र ये मान लीजिए यही है। अगला है 2 अंकों 8 से 18 का गुणोत्तर माध्य होगा 12, 13, 15 या 11.9। तो 8 से 12 के जो गुणोत्तर माध्य है वह हमारा हो जाएगा 12 नहीं होगा, सही है 12 ही होगा। गुणोत्तर माध्य में जो है सूत्र जो है अलग होता है थोड़ा। माध्य जो है हमारा 13 होगा लेकिन गुणोत्तर माध्य 12 होगा। अगला है -1 का सहसंबंध गुणांक दर्शाता है। कोई संबंध नहीं है, परिपूर्ण संबंध है,
उपेक्षणीय सहसंबंध है, या तो यह संबंध अनुपस्थित है या फिर उसका महत्व उपेक्षणीय है। तो -1 सहसंबंध गुणांक दर्शाता है परिपूर्ण सहसंबंध है। क्यों? क्योंकि जो सहसंबंध गुणांक होता है वह -1 से लेकर +1 के बीच तक होता है। अगला है मौसम विशेषज्ञ हर घंटे तापमान पाठ्यांक का औसत लेने की जगह तापमान के अधिकतम और न्यूनतम पाठ्यांक का औसत लेते हैं, यह मानते हुए कि तापमान में विचलन होगा। पूरे दिन अधोपांत सममित, पूरे दिन सर्व समय एक समान, अविच्छिन्न अनुमेय। तो पूरे दिन अधोपांत सममित जो है विचलन होता रहता है, अर्थात तापमान ऊपर नीचे होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है जबकि एक चर दो मूल्य हों? एक चर के दो मूल्य हों तब कौन सा कथन सत्य होगा? ज्यामितीय माध्य और ह्रासात्मक माध्य का समानांतर माध्य के वितरण में समानांतर माध्य के बराबर होता है। समानांतर माध्य में ह्रासात्मक माध्य का ज्यामितीय माध्य के वितरण में ज्यामितीय माध्य के बराबर होता है। समानांतर माध्य और ज्यामितीय माध्य का ह्रासात्मक माध्य वितरण के ह्रासात्मक माध्य के बराबर होता है। यह सभी माध्य आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह हमारा एक होगा कि जब एक ही चर के दो वैल्यू या मूल्य होते हैं तो उसमें ज्यामितीय माध्य और ह्रासात्मक माध्य का समानांतर माध्य के वितरण के समानांतर माध्य के बराबर होता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये सब थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ें हैं, अगर जो नहीं पढ़ा रहेगा उसको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ये सब समझने के लिए हमें ज्यामितीय माध्य, ह्रासात्मक माध्य मतलब रिसर्च मेथडोलॉजी अच्छे से आता रहेगा, तभी इन क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, खास करके स्टैटिक्स वाला पार्ट। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयत चित्र एक क्षेत्र चित्र है। वर्ग बारंबारताओं का आयत चित्र के अंतर गणना किया जा सकता है। इन कथनों में से सही कौन सा है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, न तो एक और न ही दो सही। यहाँ पर दोनों सही है। आयत चित्र एक क्षेत्र चित्र है, सही है। वर्ग बारंबारताओं का आयत चित्र में अंतर गणन किया जा सकता है, तो दोनों कथन सही है। पीवी यंग के अनुसार अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों का जो किसी अनुसंधान का आधार बन सकते हैं क्या कहा गया है? आणविक असमानताओं से संबंधित प्रकल्पना, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्रकल्पना, कामचलाऊ प्रकल्पना, या इनमें से कोई नहीं। तो पीवी यंग ने प्रकल्पना को कामचलाऊ प्रकल्पना के आधार पर परिभाषित किया। गुड एवं हार्ट ने प्रकल्पना के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? 2, 3, 4 या 5? तो गुड एवं हार्ट प्रकल्पना के 4 स्रोतों की बात करते हैं। अगला है असत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रकल्पना का अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करती है, सही है। प्रकल्पना अनुसंधानकर्ता के लिए प्रथ रास्ता दिखाने का कार्य करती है या पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, यह भी कथन सही है। प्रकल्पना अध्ययन में एक निश्चितता लाती है, यह भी सही है। प्रकल्पना अध्ययन क्षेत्र को विस्तृत करती है, तो यह हमारा जो है कथन गलत है। प्रकल्पना अध्ययन क्षेत्र को संक्षिप्त करती है, एक निश्चित एरिया हमें बताती है कि हमें इस तरह से करना चाहिए। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा असत्य कथन प्रकल्पना अध्ययन क्षेत्र को विस्तृत करती है, यह गलत है। अगला है यह कथन किस विद्वान का है जब हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावनाओं को कम करने का प्रयास करते हैं? पीएच मन, प्रभु, कालिया या लुंडबर्ग? तो यह कथन जो है लुंडबर्ग का है कि हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों का स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावना को कम करने का प्रयास करते हैं। लगभग यह जो है कल्पना या परिकल्पना बनाने के संदर्भ में ही जो है यह स्टेटमेंट दिया गया है। अगला है
किस विद्वान का मानना है कि प्रकल्पना तथ्यों व सिद्धांतों के बीच की एक कड़ी है? गुडेम हार्ट, पीवी यंग, पीएच मन या बोगार्ट्स? तो यहाँ राइट आंसर होगा पीएच मन। प्रकल्पना एक कामचलाऊ अनुमान है। तो प्रकल्पना एक कामचलाऊ अनुमान जो मानते हैं वह पीएच मन मानते हैं। स्पष्टता, सुनिश्चितता, सरलता जो है यह प्रकल्पना के क्या है विशेषताएं हैं। सोशल रिसर्च जो पुस्तक है वह लुंडबर्ग की है। सामान्य संस्कृति और वैज्ञानिक सिद्धांत समरूपता जो है प्रकल्पना के स्रोत हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, सही है। अगला है सरलता एक तेज तर्रार धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्रकल्पनाओं की विवेचना को काट भी सकता है, अतः इसमें विलियम ओकम का उस्तरा कहा है। तो किसने इसे विलियम ओकम का उस्तरा कहा? यह कथन संबंधित है लुंडबर्ग से, बोगार्ट्स ने, पीवी यंग ने, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ राइट आंसर होगा पीवी यंग। अगला है केंद्रीकृत गोलाकार नगर विकास के प्रकृति के लक्षण होते हैं। किसमें अपने अध्ययन में यह प्रकल्पना की है? किसने? बोगार्ट्स ने, जोहोदा एवं कुक ने, बर्गेस ने। तो केंद्रीकृत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति का लक्षण होते हैं या बर्गेस कहते हैं। यदि दो श्रेणियां ए और बी के प्रमाप विचलन समान है परंतु श्रेणियों का समानांतर ए के माध्य से अधिक होता है, ए श्रेणी का समानांतर बी माध्य बी के माध्य से जो है अधिक होता है, तो अतः ए का विचार गुणांक होगा बी के गुणांक से कम होगा, अधिक होगा, समान होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब दो श्रेणियां हैं ए और बी का जो विचलन है वह एक समान है, लेकिन जो उनका ए श्रेणी का जो समानांतर माध्य है वह बी के माध्यम से अधिक है, तो बी का जो गुणांक होगा वह ए के गुणांक से कम होगा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है एक प्रसामान्य वक्र के अधीन x + 30 में समाविष्ट होता है 99% क्षेत्रफल, 95% क्षेत्रफल, 99.73% क्षेत्रफल या 99.3737 क्षेत्रफल। तो प्रसामान्य वक्र के अधीन जब x + 10 का समाविष्ट होता है 30 का, उसमें जो है हमारा 99.73 का क्षेत्रफल जो है सम्मिलित किया जाता है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।